चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, राइट? ईथर का प्रिपरेशन का एक मेथड किए थे, विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें हमने देखा था कि इट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोथ मिक्स्ड एज वेल एज सिंपल ईथर्स। बट उसका भी एक ड्रॉबैक था कि मिक्स्ड ईथर बनाने के लिए आपको जो हालाइड वाली यूनिट चाहिए वो हमेशा 1 डिग्री होनी चाहिए, बिकॉज SN2 मैकेनिज्म यूज कर रहे थे अपन बैक अटैक के लिए, तो उसके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस कम आपके 1 डिग्री में ही होता है। ठीक है, दैट वाज वन ड्रॉबैक। और फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे। वी सॉ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल, जहां पे हमने उनकी किसकी बात की थी? पहले फिजिकल स्टेट की बात किए थे कि लोअर वाले लिक्विड है, हायर में जाओगे तो सॉलिड्स, वैक्सी सॉलिड्स। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट्स, और उसी में अपन ने दोनों देखा था ना कि आपका अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हैलो एल्केन से भी और उनके करस्पॉन्डिंग एल्केन से ज्यादा है। और उसका कारण था कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, जो कि हेलो एल्केन्स में एब्सेंट है। और हेलो एल्केन्स आर हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्केन, क्योंकि उनके मास ज्यादा है। उनके पास क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जैसे कोई एटम लगे हुए हैं जो उनके मास को बढ़ा देते हैं। मास ज्यादा, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट किए हुए है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट लगेगा। ठीक है। एंड देन लास्ट पॉइंट वी टॉक्ड अबाउट सॉलिबिलिटी, की सॉलिबिलिटी भी होगी बिकॉज ये पानी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, पर फॉर हायर मेंबर्स ये एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी, तो उनकी सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। फिनॉल की बात करें कि फिनॉल बहुत लेस सॉल्युबल है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल, क्योंकि फिनॉल ऑलरेडी एक बड़ा मॉलिक्यूल है। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना उसको डिसॉल्व होने में दिक्कत होगी या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में दिक्कत होगी वाटर के साथ। ठीक है, चलो ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। तो हेडिंग है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ओके, आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, इसमें वही 3 पॉइंट्स आएंगे, फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। तो फिजिकल स्टेट के बारे में पहले बात करते हैं। लोअर ईथर्स, लोअर ईथर्स, लोअर ईथर्स are gases at room temperature. Lower ethers are gases at room temperature. Lower ethers are gases at room temperature. While some lower ones are colorless liquids. While some lower ones are colorless liquids. Colorless liquids. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखना, ethers are isomeric with monohydric alcohols. Ethers are isomeric with monohydric alcohols. इसका क्या मीनिंग हुआ? इस लाइन का कोई मीनिंग समझाएगा क्या मुझे? Ethers are isomeric with monohydric alcohol. What does this line means? इसमें एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपने पहली बार सुना होगा आज, है ना? Ethers are isomeric with monohydric alcohol. चलो कौन बता रहा है? हाँ, वो तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मीनिंग हो गया। इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझाओ मुझे। ईथर्स आर आइसोमेरिक विथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, व्हाट डज दिस लाइन मींस? इंग्लिश में लिखी हुई है लाइन, इंग्लिश मीडियम वाले हैं हम सब, और सबको पता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, सबको पता है ईथर्स क्या होता है, सबको पता है आइसोमर्स क्या होते हैं। तो वो तो गया, और क्या बच गया इसमें? ट्राई तो करो कोई पीछे से।
विशेष, शान, अरे स्टेटमेंट पढ़ के समझने की कोशिश तो करो क्या है। अरे कहाँ है तू, वो अलग दुनिया में है। अब अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, राइट, जो अभी स्टेटमेंट मैंने लिखवाया। देखिए CH3, हाँ चलो, कौन कुछ बता रहा था ना, हाँ तू बता नीरज। हाँ कहाँ से वाटर, कहाँ डिहाइड्रेशन, कहाँ पहुंच रहे हो तुम लोग। स्ट्रक्चर सेम होंगे, आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर वाइज वो डिफरेंट होते हैं, तो स्ट्रक्चर कैसे सेम हो जाएगा। ये है आपका एक इथेनॉल विच इज एन अल्कोहल, और ये इसी फॉर्मूले से बनाया हुआ ईथर। ये है उस स्टेटमेंट का मतलब कि ईथर एंड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर आइसोमर्स। इस टाइप के आइसोमर है ये फंक्शनल आइसोमर्स। दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है ना, एक अल्कोहल फैमिली वाला है और दूसरा ईथर फैमिली वाला है। अगर आप लोग 11th में पढ़े हो ना आइसोमर्स क्या होते हैं, टाइप्स पढ़ते थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियोमर्स में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, और स्ट्रक्चर में 5-6 पढ़ते थे, चेन आइसोमर्स, रिंग आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। तो ये लिखे अपन वो लाइन कि ईथर्स आर आइसोमेरिक, या ईथर्स क्या लिखे स्टेटमेंट, इथोमर्स आर आइसोमर्स ऑफ, आइसोमेरिक विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये हमारा ईथर और ये हमारा एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, C2H6O, पर दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट हो गया ना। तो क्या लिखे, ईथर्स आर आइसोमेरिक विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, but their boiling points are much lower, but their boiling points are much lower than those of isomeric alcohols. Their boiling points are much lower than those of isomeric alcohols. देखो अल्कोहल्स तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे ना, इस टाइप का हमने डायग्राम बनाया था, देखो आप लोग एक बार, ROH, ROH, और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए थे ऐसा। मतलब अल्कोहल आपस में भी बॉन्डिंग बना रहा है हाइड्रोजन वाली, और अल्कोहल पानी के साथ भी बना रहा है, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है पानी में। बट ईथर आपस में नहीं बना पाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, भले उनके पास O है, पर बाकी दोनों तो R है ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में नहीं बना पाएंगे। हाँ बट पानी होगा तो उसके साथ बना लेंगे, क्या बोलते हैं, पानी के साथ तो बनेगा ना भाई, तो सॉल्युबिलिटी होगी पानी में, बट आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट इनका अल्कोहल से कम होगा। क्लियर है। तो क्या लिखे, स्लाइटली सॉरी, आर मच लोअर देन दोज ऑफ आइसोमेरिक, फुल स्टॉप। इम्पॉसिबल है टू This is सर due to the reason that unlike क्लास alcohols, ethers do not form hydrogen bonds. Unlike alcohols, ethers do not form hydrogen bonds. Unlike alcohols, ethers do not form hydrogen bonds. ठीक है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ में इसी में लिखना है, इसी पॉइंट को कंटिन्यू करें, बॉइलिंग पॉइंट वाले को ही। Comparing to alkanes, comparing to alkanes, comparing to alkanes, their boiling points are
greater. Comparing to alkanes, their boiling points are greater because of weak dipole-dipole interactions. Because of weak dipole-dipole interactions. हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है पर डाइपोल जरूर होगा, है ना. पोलर मॉलिक्यूल पोलैरिटी है, देखो यहां पे भी ये दोनों आपके आर है, राइट. और ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर भी है. ईथर के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होगा. तो डाइपोल हम कैसे बनाते हैं? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. कार्बन ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एरो ऑक्सीजन की तो टुवर्ड्स होगा, और ये वाला एरो भी इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स होगा, यानी कि एक नेट डाइपोल मोमेंट इनका होगा. दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग डाइपोल इंटरेक्शन. ठीक है. तो उसके कारण इनका एल्केन से ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, बट अल्कोहल से कम है. ठीक है. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट सॉल्युबिलिटी का. ethers containing up to 3 carbon atoms, ethers containing up to 3 carbon atoms ethers containing up to 3 carbon atoms are soluble in water, are soluble in water due to formation of hydrogen bonds between water and ether molecules. Due to formation of hydrogen bonds between water and ether molecules. Between water and ether molecules. ठीक है. बाकी हायर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनका भी हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता जा रहा है. जितना हाइड्रोकार्बन पार्ट बड़ा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी वीकर होने लगेगी और अल्टीमेटली वो सॉल्युबल नहीं होंगे. ये वो सेम रीजन है जो अपन ने अल्कोहल के लिए लिखा है, हायर अल्कोहल के लिए और फिनॉल के लिए. ठीक है. चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं. नेक्स्ट लाइन डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स. अब केमिकल प्रॉपर्टी तीनों की अलग अलग पढ़ने वाले हैं. ठीक है. हमने नॉमेनक्लेचर एक साथ पढ़ा, प्रिपरेशन एक साथ पढ़ ली, बट केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग पढ़ेंगे. तो पहला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल. ओके, इसमें लिखेंगे most of the reactions of alcohol is due to their functional group that is OH group. That is OH group. ठीक है. इसको अपन दो हेडिंग में पढ़ेंगे. फर्स्ट हेडिंग लिखना रिएक्शन इन्वॉल्विंग, पहला रिएक्शंस इन्वॉल्विंग फिजन बोल लो या क्लीवेज बोल लो, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, फिजन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड. देखो दो बॉन्ड है हमारे पास, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में. यही तो अल्कोहल है ना. यहाँ पे आपके कितने भी कार्बन हो सकते हैं. CH3 ये मिथेनॉल हो गया. फिर अगर CH3 CH2OH होता तो ये इथेनॉल हो जाता. अल्टीमेटली हर कंपाउंड में आपको दो बॉन्ड मिलेगी, एक O और H के बीच में और एक C और O के बीच में. समझ रहे हैं क्या? अगर ये वाली बॉन्ड ब्रेक होती है तो आपका रिमेनिंग अल्कोहल मॉलिक्यूल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. आया ना? सोचिए अगर H निकल जाता है बाहर तो क्या बचेगा? H क्या ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा कि लेके भागेगा? अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि दे क्या रहा है वो खुद खींच लेगा, है ना.
ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, गिविंग अ नेगेटिव चार्ज टू ऑक्सीजन, तब वो क्या बन जाएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल। ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, हाँ ये प्रोटॉन बन के बाहर जाएगा, बाकी ओ को क्या मिलने वाला है, नेगेटिव चार्ज, तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। और सोचिए अगर ये बॉन्ड ब्रेक होती है तब क्या होगा, तब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, तो कार्बन को क्या मिलेगा, तो बचा हुआ क्या बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल। तो अपन दोनों टाइप के रिएक्शन देखने वाले हैं। और तो और जब H पॉजिटिव बाहर आता है तो उसको अपन किस टाइप का कंपाउंड बोलते हैं, हाँ, एसिड। तो अल्कोहल स्लाइटली एसिडिक नेचर के भी होते हैं, बिकॉज हमको पता है कि जो H पॉजिटिव लिबरेट करते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ओके। तो पहला क्या लिखा है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग फिजन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइफन डाल के लिखना इसमें। when OH bond is broken, when OH bond is broken, alcohol act as nucleophile, alcohol act as nucleophile। ठीक है, alcohol act as nucleophile। ठीक है, तो चलो पहला पहला प्रॉपर्टी लिखेंगे, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। हाइफन डाल के लिखना, both alcohols and phenols are, both alcohols and phenols are acidic in nature, both alcohols and phenols are acidic in nature and hence react with, and hence react with, hence react with metal, active metal लिखना, hence react with active metals to form metal alkoxide, to form metal alkoxide and phenoxides, metal alkoxides and phenoxides with evolution of hydrogen gas, with evolution of hydrogen gas। ये तो अपन ने पढ़ा एसिड की प्रॉपर्टी में कि when metal, when active metal react with acid it liberates hydrogen gas। ठीक है, तो एक्टिव मेटल सोडियम, ठीक है, फिनॉल का भी जो H है ना, C6H5OH प्लस सोडियम, तो आपको मिलता C6H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ, तो जो दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी होगी ना अपन एक साथ पढ़ लेंगे कि दोनों के पास OH ग्रुप है ना, फिनॉल और अल्कोहल। तो एक काम करो ना, वो हेडिंग में ना फिनॉल अल्कोहल दोनों लिख लो, केमिकल प्रॉपर्टीज लिख रहे हो ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, अल्कोहल एंड फिनॉल, उसमें एंड फिनॉल भी लिख लो। तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज एक साथ डिस्कस कर लेते हैं ताकि अलग अलग ना पढ़ना पड़े। जितने भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है, ये एक्टिविटी सीरीज पढ़ते थे ना अपन, तो जितने भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे। ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो है। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ऐसा जिंक भी करेगा, मैग्नीशियम भी करेगा, क्योंकि ये सारे ही हाइड्रोजन के, कॉपर ले लो नहीं होगा क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। ठीक है, सिल्वर ले लो नहीं होगा, वो तो कॉपर से भी नीचे है। ठीक है, लिखिए दोनों रिएक्शन। ओके,
ओके, इसी में अपन कंपैरिजन करते हैं दोनों की एसिडिक नेचर का, कि कौन ज्यादा एसिडिक है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है कि अल्कोहल। फिर अल्कोहल में भी प्राइमरी वाला, सेकेंडरी वाला कि टर्शरी वाला, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे पानी से भी। पानी भी तो एसिडिक होता है ना। 10 तक हम उसको न्यूट्रल मानते थे, बट 11th में हमारा भ्रम दूर हो गया ना। क्यों? कौन आ गया था ऐसा 11th में? लुईस नहीं, ब्रॉन्स्टेड। याद है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट पढ़ते थे अपन कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर भी एक्चुअली एसिडिक नहीं, वो बेसिक भी होता है। तो वाटर एक्चुअली एम्फोट्रिक होता है, एसिड एज वेल एज बेस, उसी को तो बोलते हैं ना एम्फोट्रिक। 10 तक हम इन्हीं दोनों को एम्फोट्रिक मानते थे, ZnO and Al2O3. Zinc oxide and aluminum oxides are amphotic in nature, है ना। और अभी अपन ने डीएफ में और भी पढ़े थे ना कि आप जब हायर ऑक्सीडेशन, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जाओगे तो लोअर वाले बेसिक नेचर के थे, हायर वाले एसिडिक नेचर के थे, और जो बीच वाले ऑक्सीडेशन नंबर वाले हैं वो एम्फोट्रिक नेचर के थे। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। तो पहले लिखना कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर, इसी में ही पहली प्रॉपर्टी है हमारी, है ना। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड वाटर, ऑफ अल्कोहल्स एंड वाटर। ठीक है, देखो कंपेयर करेंगे दोनों का। देखो वाटर में क्या है आपका H2O है, राइट, वाटर से H2O है, बट अल्कोहल में क्या है? ROH है। एक अच्छा एसिड वही होगा, या एक ज्यादा रिएक्टिव एसिड वही होगा जो पहले अपना H पॉजिटिव डोनेट कर दे, प्रोटॉन डोनर। तो इन दोनों में जो जल्दी प्रोटॉन डोनेट करेगा ना, वो ज्यादा एसिडिक होगा। ये क्लियर है? मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम एसिडिक नेचर कैसे डिसाइड करने वाले हैं किसी का भी, कि जो अच्छा, जो जल्दी से प्रोटॉन लूज कर देगा वो सबसे अच्छा एसिड है। देखो यही काम हम मेटल के साथ भी करते थे, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो अच्छा मेटल है, और वो वही होगा जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। याद है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब बाद हमने सीशियम को सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कहा था, क्योंकि सीशियम बहुत बड़ा होता है, उसका आखिरी शेल न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा, तो न्यूक्लियस की पकड़ आखिरी शेल में कम होगी, तो कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो दैट वाज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, करेक्ट। तो ऐसे ही एसिड अपने H पॉजिटिव के कारण जाना जाएगा। जो एसिड H पॉजिटिव जल्दी छोड़ रहा है अपना, वो ज्यादा एसिडिक होगा। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? अब देखो ऊपर वाले की बात बाद में करेंगे, पहले नीचे करते हैं बात। ये हमारा क्या है? एक अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप शो करता है प्लस आई इफेक्ट। किसी को याद है प्लस आई इफेक्ट क्या था? फुल फॉर्म बता दो, मैं उतने में खुश हो जाऊंगा। इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है कि अगर एक कार्बन की चेन में कोई एक ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जाए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उस चेन को, या इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उस चेन से, दोनों ही केस में वो एक चार्ज इंड्यूस कर देता है पूरे चेन में। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो चार्ज खुद पॉजिटिव हो रहा है और कार्बन को नेगेटिव बनाता जा रहा है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो खुद नेगेटिव हो रहा है और बाकी सबको पॉजिटिव करता जा रहा है। तो जो हमारे अल्किल ग्रुप होते हैं ना, ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। हैलोजन होता तो वो खींचता, है ना। जैसे ये आपका हैलोजन लग गया लेट्स से Cl, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो खुद नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस आई इफेक्ट। पर अगर यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप लगा है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ यही होने वाला है, ये वाला अल्किल ग्रुप इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई क्यों बोले? क्योंकि अल्किल को उसके कारण प्लस चार्ज मिल जाएगा ना, तो हम अल्किल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, प्लस आई या माइनस आई। तो क्योंकि अल्किल ने इलेक्ट्रॉन दिया अपना, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर दिया उसने अपना, तो उसको मिलेगा प्लस आई इफेक्ट। बट उससे हुआ क्या?
ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, ऑब्वियसली उसने ऑक्सीजन को दिया ना, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी यहाँ पे 2 लोन पेयर थे, इसने एक और पेयर देकर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी। आपको क्या लगता है कि H पॉजिटिव आसानी से रिमूव हो पाएगा? कैसे रिमूव होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव चार्ज कैसे दूर जाएगा उससे? इलेक्ट्रॉन तो उस पॉजिटिव चार्ज को और जल्दी जाने नहीं देगा ना, उसके कारण H पॉजिटिव यहां का थोड़ा लेट हो जाएगा निकलने में। तो वाटर में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है अल्किल ग्रुप जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो या उसके ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा हो, ऐसा नहीं है वहां पे। तो वाटर आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, समझ रहे हैं क्या? वाटर आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब मुझे आप लोग बताएंगे, अब मैंने आपको एक कंसेप्ट समझा दिया ना प्लस आई वाला, अब मुझे आप लोग बताएंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में कौन सा ज्यादा एसिडिक होना चाहिए? 1 डिग्री हो गया आपका ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, और ये 3 डिग्री अल्कोहल। विच इज मोर एसिडिक अमंग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री? हमें इतना तो श्योर है कि अल्कोहल से वाटर ज्यादा एसिडिक है। अब अमंग अल्कोहल, 3 टाइप के अल्कोहल पढ़े अपन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उनमें कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है? बताओ। 1 डिग्री क्या ज्यादा एसिडिक होगा? श्योर, पक्का? कारण? हाँ, 3 डिग्री में 3 कार्बन है, तीनों अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ऑक्सीजन में, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ना O में, उतना मुश्किल हो जाएगा H का O को छोड़ के जाना। समझ रहे हैं क्या? तो अब चारों में कंपैरिजन हो जाएगा। वाटर इज मोर एसिडिक देन 1 डिग्री, इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री, इज मोर एसिडिक देन 3 डिग्री। करेक्ट? फिनॉल, फिनॉल के बारे में क्या ख्याल है? फिनॉल, फिनॉल इसके बारे में क्या बोलते हैं आप लोग? कौन लेगा? ओ कैसे लेगा? ओ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करता है, जैसे क्लोरीन कर रहा है ना। देखो, क्लोरीन ने इस चेन में भले इलेक्ट्रॉन खींचा है, पर बेंजीन रिंग में जुड़ने के बाद वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तभी तो वो ऑर्थोपैरा था ना। फिनॉल भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी वो OH भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग में। समझ रहे हैं क्या? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, यहाँ बढ़ नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो प्रॉब्लम है ना, तब एसिडिक नेचर अफेक्ट कर रहा है कि H जल्दी से छोड़ नहीं पाएगा। पर यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, आपके रिंग में जाएगा रेजोनेंस के लिए, तो H निकल सकता है आसानी से, तो ये तो और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। मतलब अब अपन पांचों में कंपैरिजन कर सकते हैं। पहला आएगा फिनॉल, फिर आएगा वाटर, फिर आएगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री सबसे कम एसिडिक। समझ रहे क्या? तो यही पांचों के बारे में अपन को लिखना है। पहले वाटर अल्कोहल को कंपेयर करेंगे फर्स्ट थिंग, फिर तीनों अल्कोहल को कंपेयर करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर अल्कोहल और फिनॉल को कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलो क्या लिखे? कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, तो इसमें हाइफन डाल के लिखना, alcohols are weaker acid than water, alcohols are weaker acid than water, alcohols are weaker acid than water, weaker acid than water, फुल स्टॉप डाल के लिखो, नीचे रीजन लिखेंगे। in water O is attached to, in water O is attached to two hydrogen atoms, attached to two hydrogen atoms, but in alcohols O is attached to one hydrogen atom, O is attached to one hydrogen atom, और दूसरा क्या है? अल्किल ग्रुप, एंड वन अल्किल ग्रुप, एंड वन अल्किल ग्रुप। ब्रैकेट में R लिख लेना, अल्किल ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल R, है ना।
full stop. Since our group has क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की एक्सेप्टिंग? डोनेटिंग. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, ब्रैकेट में लिख भी लेना प्लस आई ब्रैकेट क्लोज. It increases the electron density, it increases the, comma देखिए, it increases the electron density in the O bond H bond. पहला बॉन्ड बनाना, दूसरा बॉन्ड लिखना. In the O bond H bond. Full stop. In other words, O bond H bond, in other words, O bond H bond in alcohols is stronger than O bond H bond in water. O bond H bond in water. ठीक है. तो अल्कोहल वीकर एसिड सिर्फ और सिर्फ इसके कारण है, आर के कारण. वरना OH तो यहां भी है, OH तो पानी में भी है. फर्क है H और R का. वहां पे H है जो कि ऐसा कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये बॉन्ड कंपैरेटिवली इस वाले बॉन्ड से थोड़ी सी वीकर है, तो ये आराम से बाहर आ सकता है कंपेयरिंग टू दिस. ठीक है. चलिए अगले पैराग्राफ में हम 1 to 3 डिग्री का आपस में कंपैरिजन करेंगे. तो नीचे लिखेंगे among 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols, among 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols, 1 degree is more acidic. 1 degree is more acidic than 2 degree. 1 degree is more acidic than 2 degree, which in turn is more acidic than 3 degree. Which in turn is more acidic than 3 degree. ठीक है. इसका भी रीजन लिख लेते हैं. Greater the number of alkyl groups, समझ रहे हैं ना रीजन? Greater the number of alkyl groups, greater will be the density of electron. Greater the number of alkyl groups, greater will be the density of electron on oxygen atom. On oxygen atom, and difficult it becomes for hydrogen to leave. For hydrogen to leave. LEAVE वाला leave ना, छोड़ के नहीं जा पाएगा. ठीक है. चलो फिनॉल और एसिड, ये अल्कोहल का कंपैरिजन कर लेते हैं. लिखेंगे नीचे नेक्स्ट लाइन में अगला पैराग्राफ. फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल्स. फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल्स. Phenols are stronger acid than alcohols. है ना, जबकि दोनों के पास OH ग्रुप है, बट जिस कार्बन से दोनों अटैच है वो अलग है, उनका नेचर अलग है. आप यूं भी समझो कि ROH में ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये फिनॉल वाले में ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. ठीक है. चलो नीचे लाइन में लिखेंगे फुल स्टॉप डाल के इसका रीजन. हाँ. OH group attached to benzene ring. OH group attached to benzene ring. OH group attached to benzene ring
is much more acidic than the OH group attached to an alkyl group. Is much more acidic than the OH group attached to an alkyl group. Full stop. Also, there is no such plus I effect. Also, there is no such plus I effect. Also, there is no such plus I effect in phenol. In phenol, making its O bond H bond, making its O bond H bond weaker, making its O bond H bond weaker than alcohols. Then alcohols. देखो यहां पे अल्कोहल थोड़ा सा पीछे हो गया फिनॉल से, है ना, एसिडिक नेचर में। पर जब दूसरे बॉन्ड ब्रेक करने की बात आएगी ना, जब ये बॉन्ड तोड़ना होगा, तब अल्कोहल बोलेगा फिनॉल को कि तू तो रेजोनेंस के कारण नहीं तोड़ पाएगा। नहीं, जैसे वहां भी हो रहा था ना कि एलिफैटिक वाला Cl को जल्दी छोड़ रहा था, बट एरोमेटिक वाला Cl को जल्दी छोड़ नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। याद है 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, जिसमें ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो में नेगेटिव साइन रहती है, और 3 स्ट्रक्चर में कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड थी। सेम स्ट्रक्चर्स फिनॉल का भी बनेगा, बस फर्क कितना होगा, यहाँ पे Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH, और इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तब ये बॉन्ड C बॉन्ड O बॉन्ड जल्दी टूटेगी अल्कोहल में और लेट से टूटेगी फिनॉल में, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। समझ रहे हैं क्या? तो अभी O बॉन्ड H वाले में भले फिनॉल जीत गया, है ना, बट फिनॉल की रेजोनेंस प्रॉपर्टी के कारण C बॉन्ड O उतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगी। करेक्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या लिखे? अच्छा, एक चीज और, एक तो आपने ये समझ लिया कि H पॉजिटिव जल्दी निकलेगा तो एसिडिक है। एक रीजन और समझना एसिडिक बिहेवियर का, ROH में से जब H पॉजिटिव रिमूव होता है तो बचता क्या है, RO नेगेटिव, एल्कोक्साइड आयन। क्या बचता है, एल्कोक्साइड आयन, राइट। और जब फिनॉल में से OH यानी कि H हटता है तो क्या बचता है, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, देखो H पॉजिटिव तो दोनों छोड़ रहे हैं, है ना। सोचने वाली बात यह है कि क्या H पॉजिटिव छोड़ने के बाद ये लोग खुश हैं? अगर खुश होंगे तो ठीक है, स्टेबल रहेंगे, पर अगर दुखी हैं तो फिर से जाएंगे ना उसके पास। तो ये ना वही है, ये वही दुखी आत्मा है, ये छोड़ने के बाद ना फिर जाएगा। समझ रहे हैं क्या? ये उसको छोड़ दिया था पर फिर गया, क्योंकि उसके बिना नहीं रह पा रहा था, तो फिर गया उसके पास। ठीक है, बट ये क्या है पता है, ये अपने अंदर ही रेजोनेंस करके स्टेबल रहता है। समझ रहे हैं क्या? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि H पॉजिटिव छोड़ने के बाद क्या वो H पॉजिटिव के जाने के बाद अकेले रह पा रहा है। अगर अकेले रह पा रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं तो वो फिर से उसके साथ अगर जाके मिल गया तो ये तो फिर बन जाएगा। तो फिर काय का एसिडिक, एसिडिक तो H पॉजिटिव के कारण ही हो रहा है ना, और पर ये नहीं मिलेगा वापस उससे, क्योंकि ये अपने अंदर ही रेजोनेंस कर करके खुश रहेगा। फिनॉक्साइड में रेजोनेंस होगा, एल्कोक्साइड में रेजोनेंस नहीं होगा। समझ रहे हैं क्या? देखिए देखो, फिनॉक्साइड के पास ये जो O रहेगा, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, ये खेलता रहेगा अंदर, यहाँ उचकाएगा फिर ये उचकेंगे, ऐसे अंदर चलता रहेगा उन लोगों का गेम। समझ रहे क्या? तो वो अकेले में खुश है, तो इसलिए वो ज्यादा एसिडिक है। एक रीजन अपन ये भी बोल सकते हैं। पहला चीज तो ये होगा कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट नहीं है जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। दूसरा, इट्स फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, तो एक रीजन और नीचे लिखना, मोर ओवर the phenoxide ion left after moreover the phenoxide ion
left after the release of a proton, the phenoxide ion left after the release of a proton in phenol. ये लाइन समझ में आ गई ना? फिनॉल से जब H पॉजिटिव निकलता है तो क्या बचता है? फिनॉक्साइड. ठीक है, तो फ्रॉम फिनॉल इज स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस. फिनॉल से प्रोटॉन हटाए ना, तब फिनॉक्साइड बना. यही लिखे अपन कि जब फिनॉल से H पॉजिटिव प्रोटॉन निकाला जाता है तो जो फिनॉक्साइड बच जाता है वो अपने आप को रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर देता है. इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, but the alkoxide ion is not. But the alkoxide ion is not. Phenoxide ion left after the release of a proton in from phenol. From phenol ही लिखो ना, in phenol लिख दो क्या? From phenol लिखो, from phenol. From phenol is stabilized by resonance, but the alkoxide ion is not. ठीक है. फिनॉल में भी अंदर कंपैरिजन करते, जैसे हमने अल्कोहल में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कंपैरिजन किया ना, वैसे फिनॉल में भी 2 पॉइंट और लिखना है बस. अब देखो क्या हो रहा है, फिनॉल तो चलो सबसे ज्यादा एसिडिक है ना, आप वाटर से भी एसिडिक है और अल्कोहल से भी एसिडिक है, बट फिनॉल में भी तो और भी कंपाउंड्स होंगे ना, जैसे ये आपका फिनॉल है. ठीक है, अब मान लीजिए इसी में मैंने एक CH3 ग्रुप ऐड कर दिया, या मैंने एक नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दिया. दोनों का काम अलग अलग है. एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. आप दोनों में से सोच के बताइए कि कौन एसिडिक नेचर को और बूस्ट करेगा और कौन एसिडिक नेचर को कम कर देगा. मतलब हमें पता है कि फिनॉल तो एसिडिक है, राइट, बट हम बात कर रहे हैं कि फिनॉल के डेरिवेटिव्स, और ये भी तो दोनों फिनॉल ही है ना, तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को और दूर करेगा O से. समझ रहे हैं क्या? मतलब अल्टीमेटली हमें क्या करना है, O को इलेक्ट्रॉन से दूर रखना है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O में नहीं बढ़नी चाहिए. ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके O के पास ही भेजेगा ना, अल्टीमेटली ये घूम के O तक पहुंचेगा, बट ये तो ऑलरेडी डोनेट कर रहा था, ये और अपनी तरफ खींच लेगा. समझ गए क्या? तो आप 3 चीज दे रहे हो आपको मैं. एक हो गया फिनॉल, एक हो गया ये, और तीसरा हो गया ये. अब तीनों में क्या लिखेंगे? सबसे पहले कौन आएगा? अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले आएगा ये, फिर आएगा फिनॉल, और सबसे कम एसिडिक. समझ गए क्या? तो फिनॉल बीच में है. इसको लगाने से फिनॉल थोड़ा एसिडिक नेचर आपने कम कर दिया, और इसको लगाने से फिनॉल का एसिडिक नेचर आपने बढ़ा दिया. तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, फिर ये, और फिर. ठीक है, तो 2 पॉइंट इनके बारे में लिखते हैं कि अगर एक EDG लगता है, EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो क्या होगा, और अगर एक EWG लगता है, सॉरी EWG, वो ये EDG था, अगर EWG लगता है तो क्या होगा. ठीक है, तो चलो वो 2 लास्ट पॉइंट लिखते हैं, एसिडिक नेचर खत्म करेंगे. नीचे लिखना an electron withdrawing group attached to phenol, an electron withdrawing group attached to phenol withdraws electron comma disperses the negative charge खींचेगा ना नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ, तो नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देगा. disperses the negative charge and stabilizes the phenoxide ion with respect to phenol, and thus increases its acidic strength,
and thus increases its acidic strength. कुछ एग्जांपल लिख लो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के. एक तो NO2 लिख लेना. एग्जांपल लिखो NO2, CN, CN, साइनाइड है ना, बॉन्ड X एक्सेट्रा, हेलोजन एक्सेट्रा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और पॉइंट EDG के बारे में. हाँ, लिखना an electron donating group donates electrons. रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक पहुंच जाएगा. ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, H का निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, thereby decreasing the acidic strength. ठीक है, तो क्या लिखे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन कॉमा इंटेंसिफाइज द नेगेटिव चार्ज. ये उल्टा वर्ड हो गया डिस्पर्स का. वहां वो नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर रहा था, ये नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है. इंटेंसिफाइज द नेगेटिव चार्ज कॉमा वो स्टेबलाइज कर रहा था, ये डीस्टेबलाइज कर देगा, कॉमा destabilizes the phenoxide ion, destabilizes the phenoxide ion with respect to phenol, and thus decreases the acidic strength, ये आपको एक Ka वैल्यू याद है? Ka एसिडिक का Ka वैल्यू कैसे निकालते थे? ये अपन इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे कि आपका ये अगर ये एसिडिक एसिड है, आपने वाटर लिया तब ये डिसोसिएट होगा ना अपने आयन में, पर वीक एसिड है, इससे तो इक्विलिब्रियम शो करेगा ना. स्ट्रॉन्ग एसिड तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, वीक एसिड्स हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, तो वो इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं. क्या मिलेगा आपको? CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव. ठीक है, इसका K कैसे निकालते हो? K है, पर A क्यों नाम दे दिया? क्योंकि ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही, बट क्योंकि प्रोसेस जो हो रहा है ना वो डिसोसिएशन ऑफ एसिड है, प्रोसेस का नाम क्या है? एसिड का डिसोसिएशन, तो इसलिए वो K नाम पड़ गया है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और कैसे निकालते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव इनटू H3O पॉजिटिव, याद है, डिवाइडेड बाय CH3COOH. ये तो हमारा प्योर लिक्विड हो गया. ये एक्वस था, ये एक्वस है, ये एक्वस है. प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड के कंसंट्रेशन को अपन 1 मान लेते हैं, तो ये Ka का वैल्यू होता था. ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ Ka मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ. आप खुद देखिए, जितना ज्यादा H3O पॉजिटिव होगा Ka का वैल्यू उतना ज्यादा होगा. समझ रहे हैं ना? तो Ka का वैल्यू देख के भी हम बता सकते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक है. जिसका Ka ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा. और एक आप पढ़ते थे pKa, लॉग वाला pH, तो pH क्या होता था? माइनस लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव, तो pKa क्या हो जाएगा? माइनस लोगैरिथम ऑफ Ka. और ये माइनस के कारण ये उल्टा हो जाता है, जिसका Ka ज्यादा होता है उसका pKa कम होता है. तो pKa वैल्यू देख के भी एसिडिक स्ट्रेंथ बताया था, अब उल्टा देखना, जिसका pKa कम होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा. आप समझ रहे क्या? जिसका Ka ज्यादा pKa कम होगा, जिसका Ka कम उसका pKa ज्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन के कारण इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप हो चुका है Ka और pKa का. एम आई क्लियर? आप खुद देखो ना, ये -1 का मतलब एक्चुअली ये है 1/log Ka, और pKa यहां पे है, दिख रहा है इनवर्स रिलेशन. तो जिसका Ka ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसका pKa कम होगा, एंड वाइस वर्सा, Ka कम होगा तो pKa ज्यादा होगा. क्लियर है? तो एक लाइन एसिडिक के लिए इसमें लिखना, नीचे लिखो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. नोट करके लिख लो, है ना, ये अपना 11th का ही टॉपिक है, इसको अपन एक बार बस रिवाइज कर रहे हैं. डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड
is given by Ka, is given by Ka, capital K और subscript में small a is Ka, full stop. Greater the value of Ka, greater the value of Ka, greater is the acidic strength. Greater the value of Ka, greater is the acidic strength. And lesser will be pKa value. Lesser will be pKa value. यहाँ पे pK क्या है वो भी लिख लेंगे. Lesser will be pKa value. pKa में p small रहेगा ना. pKa value. Where नीचे लिख लेना. Where pKa क्या होता है? pKa is minus log of Ka. pKa is minus log of Ka. ठीक है. तो Ka का वैल्यू से भी हम पहचान लेंगे. ठीक. तो ये हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी विच इज एसिडिक नेचर है ना. सेकंड हैंड डाल के छोड़ देना. रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड. रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड ये सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है ना. अभी तक पहली चल रही थी. वो भी किस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं अपन ये प्रॉपर्टी? O बॉन्ड H बॉन्ड के क्लीवेज में. समझ रहे हैं क्या? अपन को दो हेडिंग में पढ़ना है. एक O बॉन्ड H बॉन्ड को तोड़ना है और फिर एक C बॉन्ड O बॉन्ड को तोड़ना है. अभी हम इसी के रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें अपन ने एक ही पढ़ा है अभी. कौन सा? एसिडिक बिहेवियर. सेकंड हमने लिखा है रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH. ये रिएक्शन में हम पढ़े क्लास 10th में. ये वाला रिएक्शन याद आ रहा है क्या? एस्टेरिफिकेशन. एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है? आप एक एसिड लेते हो और आप दूसरा क्या लेते हो? अल्कोहल. दिख रहा है? और इसका रिएक्शन होता है एक ड्राइंग एजेंट के प्रेजेंस में विच इज H2SO4. ड्राइंग एजेंट बोल लो या डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोल लो. इधर का तो H ही टूटने वाला है ना. अपन पढ़ क्या रहे हैं? O बॉन्ड H बॉन्ड का क्लीवेज. तो यहां से H निकल गया और यहां से क्या निकलेगा? OH. और मिलके क्या बना लेंगे? पानी. और जो बचा वो क्या है? R, ईथर नहीं एस्टर. RCO और ये OR लेके आ रहा है. दिस इज एस्टर. द रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन. क्लियर है? ठीक है. इसको नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं ना. चलो, थैंक यू.